न जाने क्यों होता है यूं जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों। बी.आर. चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म एक छोटी सी बात का ये गीत आपको किसी दूसरी दुनिया में पहुंचाने का ताकत रखता है। जबकि इस गीत को आप ध्यान से पढ़ें तो ना ही इसमें कोई क्लिष्ट हिंदी या खालसी उर्दू शब्द है जो उन दिनों के गीतों में बहुत प्रचलित थे, ना ही कोई फन्ने खां वाली बात है। लेकिन द ग्रेट लिरिसिस्ट शैलेंद्र की राह पर चलने वाले गीतकार योगेश भी अपने गीतों को बहुत सरल, सुगम और महत्वपूर्ण रखने का हुनर जानते थे। नए दौर में गीतकार योगेश का नाम भले ही बॉलीवुड इतिहास के पन्नों में धुंधला हो गया हो, लेकिन सिंपल लिविंग लाइफ से फिल्में बनाने वाले बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के शौकीन दर्शक और संगीत प्रेमी योगेश के गाने को कभी नहीं भूल सकते। आइए आपको भी गीतकार योगेश से परिचय करवाते हैं। योगेश का नाम योगेश गौड़ था। बम्बई नगरिया की चकाचौंध से हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ के एक पीडब्ल्यूडी अफसर के घर उनका जन्म हुआ। उनके पिता को सरकारी बंगला तो मिला था, लेकिन योगेश जी की नजरों में उनके बाकी दोस्तों जैसी ठाट बाट उनकी नहीं थी। इसका कारण ये था कि उनके पिताजी बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति थे। वो 1 रुपया रिश्वत का ना लेते थे और ना ही लेने वालों से कोई ताल्लुक रखना पसंद करते थे। उनके पिताजी हर मुरादी की मदद करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने 95 रुपए की पेंशन में 3 परिवार पाले थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी बॉडी पड़ी देख रिश्तेदारों ने योगेश से पूछा, भाई इनका क्रियाक्रम करने के लिए धन रुपया तो है ना, वरना चिता को अग्नि कहाँ से दोगे। योगेश के मन में ये बात बहुत भीतर तक लग गई। पिताजी के जाने के बाद जब आर्थिक संकट गहराने लगा तो आधा बंगला किराए पर उठा दिया और नौकरी की तलाश में निकल पड़े। शॉर्ट हैंड भी सीख ली, नौकरी फिर भी न मिली। तब उनके एक लंगोटिया यार सत्येंद्र उर्फ सत्तू ने सजेस्ट किया कि चल यार बम्बई चलते हैं। योगेश की बुआ के लड़के भी वहीं थे। उन्हें लगा चलो इन्हीं से शायद कुछ मदद मिल जाए। मीलों लंबा सफर तय करके मुंबई चल दिए। आपको पता होना चाहिए कि वो दौर कुछ ऐसा था जहां काम या तो मुंबई में मिलता था या दिल्ली में। दिल्ली दूर समझ योगेश और सत्तू मुंबई की ओर चल दिए। मुंबई पहुंच दोनों उन बुआ के लड़के और रिश्ते के भाई के द्वार पहुंचे तो उन्होंने ऐसे देखा जैसे दोनों पड़ोस के मोहल्ले से आए हो। न आने की कोई खुशी दिखाई दी, ना ही कोई हैरानी। बुआ के लड़के जानते थे कि योगेश के पिताजी नहीं रहे, फिर भी उन्होंने नौकरी दिलवाने में कोई दिलचस्पी न दिखाई। हालांकि वो खुद फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थे, कई फिल्मों में उनका योगदान था, मगर कई चक्कर लगवाने के बाद भी योगेश के हाथ कुछ न लगा। इस व्यवहार पर उनके मित्र सत्तू को बहुत आपत्ति हुई। उन्होंने यूं ही कह दिया, यार ये क्या समझते हैं खुद को। योगेश सुनो, तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन करोगे। ना रोटी पानी की दिक्कत के बारे में मत सोचना, वो मैं मैनेज कर लूंगा, पर तुम कुछ करोगे। इस दौरान योगेश अपनी सारी उदासी कागज पर निकालने लगे और करते भी क्या। स्वभाव से सरल, ज्यादा किसी से न बोलने वाले योगेश एक झोपड़ी नुमा घर में रहने लगे और स्टूडियो चक्कर काटने लगे। मजे की बात देखिए, उन्हें तब तक पता ही नहीं था कि उन्हें क्या काम करना है। बस जो मिला करते चले गए और चक्कर लगाते चले गए। तब उन लोगों ने झोपड़ी से निकल चौल में रहना शुरू किया और उनकी मुलाकात गुलशन बावरा से हुई। गुलशन तब काफी गाने लिखते थे पर रहते वहीं थे, तो उनसे ऐसा याराना हुआ कि आए दिन इधर उधर घूमना, खाना, पिकनिक मनाना होने लगा। गुलशन जी बहुत पतले दुबले आदमी थे, उनका सारा वजन उनके गीतों में निकलता था। योगेश ने सोचा कि यार ये इतना पतला दुबला हो के लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। उन्हीं दिनों जब सब पिकनिक जाते और शायरी कविताओं की महफिल जमती तो उसमें योगेश कुछ अपना भी सुना देते थे। जब सब लोग हैरान होकर पूछते कि अरे ये तो पहले कभी नहीं सुना, बहुत अच्छा गीत है, किसने लिखा है, तो योगेश मुस्कुराते हुए चुप हो जाते थे, पर बताते किसी को नहीं थे। एक रोज सत्येंद्र ने पूछ लिया कि ये तुमने लिखा है, तो योगेश भी छुपा नहीं पाए। अब इंडस्ट्री में काम के नए सिरे से तलाश शुरू हुई, लेकिन यहाँ योगेश ने म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिस में एक कागज पर अपना नाम लिखकर चिट आगे पहुंचानी शुरू कर दी। कई चक्करों और कल आना सरी की बातें सुनने के बाद रॉबिन बनर्जी नाम के एक संगीतकार ने उन्हें बुलाया। उन्होंने योगेश जी के स्टॉक से कुछ कविताएं सुनी और उनकी तारीफ भी की। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, 1 साल तक योगेश चक्कर लगाते रहे, उनसे मिलते रहे, लेकिन उन्होंने उन सारी कविताओं को किनारे कर एक धुन सुनाई और कहा इस पर लिखो। उन्होंने पूछ भी लिया कि ये आप बजाते रहते हैं, फिर आप मेरे गीतों को कंपोज क्यों नहीं करते? तो रॉबिन मुस्कुराते हुए बोले, तुम समझे नहीं, जो तुमने लिखा है वो ठीक है, लेकिन अब जो मैं धुन दूंगा तुम उस पर लिखोगे। लेकिन फिर भी कोई काम न बना, मगर साल भर बाद रॉबिन ने उन्हें बताया कि
कि एक फिल्म बन रही है, उसमें 6 गाने हैं, लेकिन फिल्म मुझे हल्की लग रही है, बोलो करोगे या नहीं करोगे। योगेश को समझ नहीं आया कि उनसे क्या पूछा जा रहा है। उन्होंने सौम्यता से कहा, जैसा आपको ठीक लगे कर लीजिए। अब गाने लिखने की बात आई तो प्रोड्यूसर ने फीस के नाम पर 25 रुपए प्रति गाने का ऑफर दिया। योगेश हैरान रह गए, लेकिन अपने स्वभाव के चलते वो कुछ बोले नहीं। तो प्रोड्यूसर को लगा कि इन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा, अरे ये मत सोचो कि कम है, हमने आनंद बख्शी साहब से 15-15 रुपए में गाने लिखवाए हैं। योगेश हड़बड़ा गए और बोले, नहीं नहीं ठीक है। उन 2 दिनों की रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें 150 रुपए मिले। उनके मित्र सत्तू पढ़े लिखे होकर भी कभी प्यून कभी लेबर बनकर घर चला रहे थे। योगेश ने उस दिन उनसे छुट्टी कराई और कहा, चलो आज हम तुम बम्बई घूमेंगे, खूब खाएंगे और खूब मजे करेंगे। अब वो गाने भला सुने कहाँ। उन दिनों रेडियो पर 8 से 9 के वक्त वही गाने आते थे जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आए। उस दौरान योगेश के 2 गाने रेगुलर सुनाए जाने लगे, जिनमें एक था फिल्म सखी रॉबिन से, तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। मन्ना डे की आवाज में गाना सुपर हिट हो गया, पर फिल्म न चल सकी। इस फिल्म के गाने इतने चले कि रॉबिन बनर्जी को एक के बाद एक 9 फिल्में मिली और योगेश के पास काम की कमी न रही। उस दौरान गाने हिट होने पर या तो गायक की वाहवाही होती थी या संगीतकार की। गीतकार कौन है ये बहुत कम लोग जानना चाहते थे और उससे भी कम लोग जान पाते थे। बहुत बड़ी संख्या में तो लोग यही समझते थे कि स्क्रीन पर जो हीरो गाने पर परफॉर्म कर रहा है वही गायक है। उन दिनों HMV के LP डिस्क हर म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट को मिलते थे, लेकिन योगेश के पास सुनने के लिए ग्रामोफोन तो था ही नहीं। इसीलिए वो और सत्तू मिसेस चौधरी के घर गाना सुनने के लिए जाते थे। मिसेस चौधरी कौन? भाई मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर सलिल चौधरी की धर्मपत्नी। अब उनके यहाँ जाते थे तो कभी कभी अर्जी भी लगा देते थे, दीदी कभी सलिल दास से भी मिलवा दीजिए। कई बार कहने के बाद उन्होंने सलिल दास से मिलवा तो दिया, लेकिन सलिल दास ने उन्हें कोई खास भाव नहीं दिया, बल्कि उनके असिस्टेंट ने उनकी पत्नी को कह भी दिया, अरे क्या सी ग्रेड फिल्मों में लिखने वालों को यहाँ ले आई। इसके बाद दुर्भाग्यवश शैलेंद्र साहब की मृत्यु हो गई और सलिलदा के पास कोई राइटर न बचा। तो उन्होंने मन महसूस के कहा, बुलाओ अपने राइटर को, क्या नाम है उसका। तब योगेश जी को बुलाया गया। सलिलदा ने कहा, देखो योगेश, मैं बाजार जा रहा हूँ, अभी आधे घंटे में आऊँगा, मुझे तब तक इस धुन पर कोई गाना सोच कर दो। योगेश ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है। लेकिन सलिलदा के निकलते ही वो भूल गए कि धुन क्या थी। उन्होंने सोचा कि असिस्टेंट से पूछ ले, लेकिन असिस्टेंट ने और इंसल्ट कर दी कि यहाँ तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, यहाँ शैलेंद्र गुलजार सरीकी बड़े बड़े राइटर लिखते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है। शर्म से लाल हुए योगेश कुछ बहाना बनाकर भाग गए कि कहीं और बेइज्जती न हो जाए। अब वो स्टूडियो से कुछ दूर बस स्टॉप पर खड़े सोच रहे थे कि यार योगेश, अगर आज भाग गया तो कभी कहीं सामने ना आ सकूंगा। सोचा कुछ नहीं तो दादा से ही पूछ लूंगा कि दोबारा धुन सुना दो, डांटेंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम भगोड़ा तो नहीं कहेंगे। ठीक उसी वक्त एक बस आई और बस के साथ साथ ट्यून दिमाग में लौट आई। वो तुरंत घर की तरफ चल दिए। रास्ते में ही जाने कैसे उन्हें कुछ शब्द भी सूझ गए। उन्होंने डरते डरते वो बोल सलिलदा को सुना दिया। गाना खत्म होते ही सलिलदा चिल्ला पड़े, अपनी पत्नी को बुलाया। योगेश को लगा कि अब वो मुझे डांट कर भगाएंगे, लेकिन सलिलदा खुशी से चिल्लाए, अरे सुनो कितना अच्छा लिखा है योगेश ने। खुशकिस्मती से वो गाना रिकॉर्ड तो हुआ, पर बदकिस्मती से फिल्म न बनी तो डब्बे में चला गया। लेकिन योगेश और सलिलदा के बीच जो औपचारिक दूरी थी वो खत्म हो गई और अब दोनों खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे। जब मन की बात खुली तो योगेश ने बताया कि वो चाहते हैं लता जी उनका कोई गाना गाए। फिर क्या था, सलिलदा ने एक फिल्म बताई जिसमें एक ही गाना बाकी था जो लता मंगेशकर गाने वाली थी। वो गाना बंगाली में पहले से बन चुका था, अब हिंदी में बनना था। योगेश ने वो गाना LP पर सुना और उस पर लिखा। फिर जब लता जी ने ये गाना सुना तो छुट्टे ही कहा, सलिलदा ये गाना शैलेंद्र जी ने मरने से पहले लिखा था क्या? सलिलदा मुस्कुराए और बोले, नहीं लता, ये गाना नए लड़के योगेश ने लिखा है। तब उन्होंने योगेश से मिलने की इच्छा जाहिर की। लता जी जब मिली तो उन्होंने तारीफ की और कहा कि आइंदा कोई भी गाना लिखवाना हो तो योगेश को दिया जाए। गाना कुछ यूं था, कोई पिया से कहो अभी जाए ना, दीवाने सैया को समझा के मैं हारी, किसको पता सावन घटा फिर छाए ना। इस गाने के फोनेटिक्स बहुत मुश्किल थे। अब फिर मुसीबत ये हुई कि वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसकी बदौलत योगेश का नाम योगेश बन सका। ये बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग किस्सा है। बासु चटर्जी किसी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने सलिलदा से कहा कि गुलजार से बात करके 3 गाने लिखवा लो। सलिलदा ने टोका कि योगेश है ना, अच्छा लिखता है, इससे लिखवाते हैं। लेकिन बासुदा ने मना कर दिया।
अरे वो ऐसा आसान काम नहीं है, तुम गुलजार से बात करो। लेकिन गुलजार बिजी थे और सलिलदा चाहते भी थे कि ये गाने योगेश लिखे। अब 3 गाने लिखे गए, तीनों मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड किए। फिल्म डमाडोल होने लगी और योगेश इंडस्ट्री से उतरकर कुछ पैसा जमा करके वापस लखनऊ चले गए। उन्हें फिर वहाँ एक तार मिला। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो ये सब नहीं लिखेंगे, यहीं लखनऊ में कुछ काम धंधा कर लेंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बासु चटर्जी की फिल्म बंद हो गई, लेकिन वो तीनों गाने एक बड़े प्रोड्यूसर लक्ष्मण ने खरीद लिया। अब उन गाने को ऋषिकेश मुखर्जी ने भी सुना और अड़ गए कि इनमें से 2 गाने मेरी फिल्म की सिचुएशन पर सूट करेंगे, मुझे दे दो। लक्ष्मण दा ने 2 तो नहीं, लेकिन 1 गाना दे दिया। और उस इकलौते गाने ने 10 साल से स्ट्रगल करते गुमनामी में जीते योगेश को भारत भर में पहचान दे दी। ऋषिदा ने वो गाना फिल्म आनंद के लिए लिया था और वो गाना था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। योगेश ने बताया कि उनका थोड़ा बहुत नाम भी इसीलिए हो गया क्योंकि उनको गाने भी ऐसे मिले जो उनकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने इस गीत को याद करते हुए बताया कि मेरे दोस्त सत्तू के लिए ही मैंने ये पंक्ति लिखी थी कि कभी तो दिल कहीं मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। इस तरह के सिंपल सोबर से गीत लिखते हुए उन दिनों योगेश, कवि नीरज, अनजान आदि ने गीतकार शैलेंद्र की सौम्यता को उनके जाने के बाद भी जीवित रखा। फिल्म आनंद का ही ब्लॉकबस्टर गाना जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, मन्ना डे की आवाज़ में हम सबको याद है। पर इस गाने को गुलजार ने नहीं, योगेश ने लिखा है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके बाद उन्होंने बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ कई गाने किए। फिल्म मिली से आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, या बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिलाकर हंस दिए भी इनमें शामिल हैं। फिर बासु चटर्जी की ही फिल्म एक छोटी सी बात के सारे गाने योगेश ने ही लिखे, जिनमें न जाने क्यों होता है यूँ जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद, करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों रेडियो पर सालों बजता रहा। बहुत हिट हुआ था ये गाना। फिल्म अन्नदाता के सारे गाने भी योगेश ने ही लिखे थे, जो जया बच्चन की पहली फिल्म थी। इन्हीं के गाने के लिए गायक मुकेश ने नेशनल अवार्ड भी जीता। वो गीत था, कई बार यूं ही देखा है, वो जो मन की सीमा रेखा है, दिल तोड़ने लगता है। ये गीत फिल्म रजनीगंधा से था, जो फिल्म क्रिटिकली बहुत पसंद की गई थी। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन योगेश को पूरे कैरियर में कोई अवार्ड नहीं मिला। उनके गानों को बाद में सिर्फ इसलिए नहीं बजाया गया कि उनके संगीतकार या म्यूजिक लेवल की तरफ से पैसे नहीं पहुंचते थे। उन्होंने जाने मन तेरे 2 नयन चोरी चोरी लेके गए, देखो मेरा मन, जाने मन हाँ जाने मन लिखा, जो कई महीनों तक चार्ट बस्टर से उतरा ही नहीं। फिर भी उन्हें बहुत कम जगह इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया। उनके नाम को भी एलपी के पीछे लिखा जाता था, जबकि बाकी गीतकार का नाम संगीतकार के साथ लिखा होता था। लेकिन सीधे साधे शरीर से योगेश ने ना ही कभी पूछा कि ऐसा क्यों, ना ही उन्होंने कभी इस बात की परवाह की। कुछ इस तरह गुमनामी में नाम ढूंढते योगेश ने अपनों से बहुत धोखे खाए और गैरों ने उन्हें अपनों से भी ज़्यादा मोहब्बत दी। लेकिन अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। पिछले साल 29 मई को योगेश ने अंतिम सांस ली और अपने गीत की शाम की तरह ही ढल गए। योगेश की कुछ लाइन्स हैं, जिंदगी एक बार फिर मिलना, इस दफ़ा तुझको प्यार कर ना सके, तेरा दामन खुशी से भर ना सके, तुझको कह भी ना सके हम अपना, जिंदगी एक बार फिर मिलना, हमने तुझसे किया था ये वादा, तेरे हाथ पर चांद रख देंगे, तुझको देकर खुशी जमाने की हम तेरी वफा पर रख लेंगे, वक्त ने वक्त न दिया इतना, जिंदगी एक बार फिर मिलना। ये कहानी जो भी आपने सुनी, ये सिद्धार्थ अरोड़ा सहर ने लिखी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं प्रगति आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।